नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से, जहां से बड़ी खबर है। ईओ भर्ती पेपर लीक मामले में एक अपडेट सामने आया है। एसओजी ने सभी 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एसओजी ने 12 अभ्यर्थी, 5 सहयोगियों को अरेस्ट किया। 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। बताते चलें आपको, कल 30 जगहों पर एसओजी ने छापा मारा था और इन आरोपियों को दबोचा गया है। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब जो है पूछताछ की प्रक्रिया तेज की जाएगी। एसओजी ने 28 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार ईओ पेपर लीक मामले में कार्रवाई जो है एसओजी की टीम करती हुई नजर आ रही है। छापा मारा गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, कल 30 स्थानों पर परीक्षा मामले में आज एसओजी ने 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इनमें 12 अभ्यर्थी, उसके अलावा 5 सहयोगी भी शामिल हैं और सभी अभ्यर्थियों को 25 तारीख तक रिमांड पर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल एसपी हरिकिशन सोमानी जी। सर, कितने दिन के रिमांड पर अभ्यर्थियों को आज रिमांड पर लिया गया? 25 तारीख तक रिमांड पे लिया गया। हाँ, कितने अभ्यर्थियों को सर कोर्ट में पेश किया था आज? 17 लोग। 17 लोग। कितने अभ्यर्थी हैं इनमें और कितने सहयोगी हैं कुछ? तो देखिए, एडिशनल एसपी हैं सोमानी जी जो बता रहे हैं कि 17 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिनमें 12 अभ्यर्थी शामिल हैं और वहीं पर 5 उनके सहयोगी शामिल हैं जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया था। हम बताना चाहेंगे कि कल एसओजी की ओर से ईओ भर्ती परीक्षा मामले में राजस्थान के अलग अलग जिलों में 30 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद में 28 जनों को हिरासत में लिया गया और आखिरकार कल बीती देर रात 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 12 अभ्यर्थी और उनके सहयोगी शामिल है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश करके 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। तो आने वाले दिनों में गहनता से पूछताछ के बाद और भी गिरफ्तारियां एसओजी की ओर से देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और धौलपुर में शनिवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी है कि एक स्लीपर कोच बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार 12 लोगों की जान चली गई है। शादी का भात भरकर आ रहे बाड़ी के गुमट मोहल्ला निवासी नहनू के परिवार की खुशियां पल भर में गम में बदल गई। जिस टेम्पो में सवार होकर वो वापस अपने घर लौट रहे थे, उसे तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि घटना स्थल पर शव ही शव बिखर गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में एक साथ 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। घटना स्थल के पास से गुजर रहे दूसरे वाहन चालकों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को बाड़ी राजकीय अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। वहीं 2 घायलों की नाजुक हालत होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे में घायल लोगों में स्लीपर कोच बस चालक एवं परिचालक भी शामिल है। बस स्लीपर इधर से जा रही थी बाड़ी से, वो ऑटो वाला आ रहा था उधर से, तो सुनीपुरे पे घटना हुई है। यानी 11 लोग खत्म हो चुके हैं, 2 घायल हैं। 2 घायल है, उनमें से किसी को आप जानते हो नाम? हाँ, बंटी जी। और औरत का क्या नाम है? जूली जी। और बच्चे उनके 3-4 जरीना और घुमट बाड़ी मसूरा वाले। घुमट किस जगह प्रॉपर? घुमट बाड़ी में करीम। ये जो मृतक लोग ये पार्टी में से आ रहे, शादी में से, कहाँ से? बरौली से आ रहे थे। ठीक है। हादसे की सूचना पर प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहन कब्जे में लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोनीपुर के पास स्लीपर बस और टेम्पो में एक्सीडेंट हुआ है। बस धौलपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी, टेम्पो सरमतरा से बाड़ी की तरफ आ रहा था। करौली
करौली धौलपुर हाईवे पर हुए हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया है। मासूम बच्चों के शव आने के बाद गुमट कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिवीर सिंह की रिपोर्ट। और रुक करेंगे जयपुर का। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का मामले से जुड़ा अपडेट आया है। आरोपी नसीब चौधरी का भतीजा गिरफ्तार हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस ने हरिओम कादियान को गिरफ्तार कर लिया है। शांति भंग में हरिओम कादियान को दबोचा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यह हमला जो है आरएसएस कार्यकर्ताओं पर मंदिर में हुआ था और इसको लेकर के लगातार पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। अब जानकारी यह है कि हरिओम कादियान को शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी मामले में एक्शन लिया गया है। आरोपी नसीब चौधरी के घर को जमींदोज कर दिया गया। जयपुर के चाकूबाज नसीब चौधरी के घर को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जयपुर में पिछले दिनों एक धार्मिक आयोजन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कम से कम 8 कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला हुआ था। उसके बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद रविवार को प्रशासन ने कथित रूप से घटना के मुख्य आरोपी नसीब चौधरी के घर को गिरा दिया है। ये अवैध अतिक्रमण था जो कि नसीब चौधरी के द्वारा रजनी विहार के शिव मंदिर में ही जो शिव परिसर मंदिर का वहां पर करवाया गया था। करीब 77 गज का ये अवैध अतिक्रमण था जिसे आज जेडी ने ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार रात को संघ के स्वयंसेवकों पर हमले के बाद ये सामने आया था कि भूमाफिया का रोल निभा रहा नसीब चौधरी इस मंदिर में ही एक जगह अतिक्रमण किया हुआ था। करीब 77 गज में नसीब चौधरी ने कंस्ट्रक्शन खड़ा किया था, जिसके बाद जेडी की टीमों ने नापजोक किया तो ये साफ होगा कि ये अतिक्रमण ही है और आखिरकार आज जेडी के दस्ते ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर से तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें बुलडोजर के जरिए मकान को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से नसीब चौधरी के खिलाफ अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी हुआ था। जयपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस के बाद अब अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की है, जिसमें नसीब चौधरी के घर को ढहा दिया गया है। को देख के बहुत खुशी हो रही है कि जो भी भूमाफिया है जिन्होंने मंदिर की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा था, अब उनका साम्राज्य खत्म होने लगा है। और यही ऊर्जा के साथ में अगर ऐसे ही सरकार का प्रशासन का समर्थन मिलता रहा तो राजस्थान में एक भी भूमाफिया नहीं बचेगा। ऐसे दुराचारियों का यही होना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 30 बाई 45 वर्ग गज, 30 फीट बाई 45 वर्ग फीट का ये पक्का मकान बना हुआ है, टीन सेट बना हुआ है, जिसको देर तक की कार्रवाई चलने वाली है। यहाँ पर करीब 1-1.5 घंटे में से कार्रवाई के दौरान मंदिर में लोगों की भीड़ जुट गई है। लोगों ने बताया कि इलाके में नसीब चौधरी का खौफ था और वो भूमाफिया है। नसीब चौधरी को मंदिर में आरती या धार्मिक कार्यक्रम करने पर ऐतराज होता था। इसी को लेकर उन पर हमला किया था। मैं इसके आसपास, मंदिर के आसपास के जो भी मकान है जिसमें और कोई ज्यादा अतिक्रमण है उसका पूरा सर्वे करके नाप करके जोन टीम के द्वारा, और फिर कोई अगर अतिक्रमण होता है तो उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जयपुर में एक मंदिर के जागरण में 17 अक्टूबर की रात चाकूबाजी में आरएसएस से जुड़े 8 लोग घायल हो गए थे। हमलावरों ने चाकू से लोगों के पेट और छाती पर वार किए थे। हमले से गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे पर जाम लगा दिया था। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर रात करीब 1:30 बजे जाम खुलवाया था। आक्रोशित भीड़ ने हमलावरों के घर पर पथराव भी किया था।
पुलिस ने मामले में नसीब चौधरी, उसकी पत्नी निर्मला और बेटे भीष्म चौधरी को अरेस्ट कर लिया था। त्योहार के दिन लोग यहाँ पर खीर बना के प्रसादी कर रहे थे। ऐसे में इसके घर में पता नहीं कितने पूरा परिवार आके छुरी चक्कू लेकर यहाँ पर आ गया। जो वारदात की है, अब जो पकड़े गए, अब जैसा रिकॉर्ड आ रहा है बहुत खराब रिकॉर्ड है उनका, हिस्ट्री सीटर है। अभी मैंने लेटर लिख रही है, ये लेटर पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है कि इसके घर की भी जाँच की जानी चाहिए, कुछ पुराना रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन चेची के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और ये खबर है जरायम की दुनिया के बेताज बादशाह की, यानी अपराध की उस दुनिया की जहां एक किरदार का ऐसा दबदबा कि उस दबदबे की धमक 7 समंदर पार तक सुनाई देती है। जुर्म की दुनिया के आका का एक और ऑर्डर आता है और उसके इशारे पर उसके गुर्गे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं क्राइम वर्ल्ड के नए गुरुजी यानी कि लॉरेंस बिश्नोई की कहानी, जिसके अपराध के तौर तरीकों ने न सिर्फ खाकी वर्दी वालों की नाक में दम कर दिया, बल्कि उसकी रोजाना की कमाई ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। जो गुरुजी ने कह दिया समझो हो गया। जेल से जो ऑर्डर आया समझो पूरा हो गया। गुरुजी जो कहेंगे सब समझो वैसा ही होगा। क्राइम वर्ल्ड का सनसनीखेज ट्रेलर। लॉरेंस जेल में बैठकर साजिश रचता है और बाहर उसके गुर्गे उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो वारदात की प्लानिंग करता है और देश के किसी भी कोने में उसके शूटर गोलियां बरसाते हैं। और इस काम में उसके कई साथी गैंगस्टर शामिल हैं जो विदेशों में बैठकर लॉरेंस का हुक्म बजाते हैं। यह कहानी है अपराध जगत की उस पाठशाला की जहां एक ही गुरु है, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जो उनकी दुनिया के इस नए डॉन ने बीते कुछ सालों में जिस तरह का वर्चस्व कायम किया है, वो देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी सख्ते में डालने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ दुनिया के कई देशों में नेटवर्क खड़ा किया है, बल्कि अपने गैंग को ऑपरेट करने के लिए इतनी कमाई की है कि किसी के भी होश वाख्ता हो जाएं। लेकिन सवाल तो यह भी है कि आखिर गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे सारे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, कैसे वो अपराध जगत में अकूत कमाई कर रहा है, कौन उसकी जरायम की दुनिया का वारिस है। ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर सलाखों के पीछे से 7 समंदर पार तक अपराध का जाल बिछाने वाला लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कैसे उसने अपने नेटवर्क को खड़ा किया है, कैसे उसके ऑर्डर पर उसके गुर्गे सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी का कहा मानते हैं। हाल ही में अगर एक बार फिर से किसी के कारनामों की, किसी के जुर्म की, करतूतों की गूंज है तो वो साबरमती जेल में बंद जेल के एक कैदी की है। चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें या विदेश में कनाडा तक उसके जुर्म के कारनामे, उसकी करतूतें इस वक्त हर किसी की चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। नाम उसका है लॉरेंस बिश्नोई उर्फ गुरुजी। गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई, जिसने एक ऐसा गैंग खड़ा किया है कि जहां ज्यादातर गैंगस्टर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ना तो गैंग में किसी की गर्लफ्रेंड है और ना ही पत्नी, यानी किसी का कोई परिवार नहीं है, किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं, बस जिम्मेदारी है तो वो है गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई का ऑर्डर पूरा करने की। लॉरेंस बिश्नोई 68 साल के दाऊद इब्राहिम से आधी उम्र का है, लेकिन अपनी 32 सालों की उम्र में उसने जो रुतबा बनाया है उसे देखकर हर कोई हक्का बक्का है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के बुजुर्ग माता पिता सुरक्षा कारणों से किसी सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। परिवार में इकलौता छोटा भाई
अनमोल बिश्नोई है, जो बड़े भाई की राह पर चलकर अपराध की दुनिया का नेटवर्क संभाल रहा है और उसे लगातार विस्तार देने में लगा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने हाल ही में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अकूत कमाई अर्जित की है और उस कमाई का इस्तेमाल गैंग का नेटवर्क फैलाने, गैंग के सदस्यों की कानूनी पैरवी में, उनके परिवार के सदस्यों की आर्थिक मदद में, हाईटेक हथियारों की खेप खरीदने में, विदेशी धरती पर बैठे गैंग के बड़े ऑपरेटर्स तक पैसा पहुंचाने में, टारगेट ऑपरेशन में और दूसरी जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई पर काम कर चुके चंडीगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई परिवार से बेहद संपन्न है। उसके पिता जमींदार हैं और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। किसी फिल्मी कहानी की तरह रियल लाइफ का ये गैंगस्टर पिछले कई सालों से जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के अगर भाई अनमोल बिश्नोई की बात करें तो वो विदेश में कहीं छिपा बैठा है और दूसरी तरफ इनकी जो अकूत करोड़ों की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इसका वारिस कोई नहीं है। भले ही परिवार की संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, लेकिन लॉरेंस ने अपनी क्राइम कंपनी चलाने के लिए जो तौर तरीका अपना रखा है वो एक दिन में करोड़ों का खेल कर देता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने बाकायदा रंगदारी वसूलने के लिए हर किसी से रेट लिस्ट तय कर रखी है। इस रेट लिस्ट में टारगेट के जिंदा रहने की कीमत भी शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस का गैंग अपने टारगेट की जिंदगी के लिए 50 लाख से 10 करोड़ तक की रकम ऐंठ लेता है। इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास या तो ब्लैक मनी होती है या फिर वो खुद गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब दौलत कमा रहे होते हैं। इन लोगों में बुकीज भी शामिल हैं। गुरुजी यानी लॉरेंस का ये गैंग किन लोगों से कितनी रकम वसूल करता है, इस लिस्ट पर भी नजर डालते हैं। लग्जरी कारों का शोरूम 5 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री 5 से 10 करोड़, बिल्डर 2 से 5 करोड़, सर्राफा कारोबारी 1 से 2 करोड़, प्रॉपर्टी डीलर 2 से 3 करोड़, रेस्टोरेंट स्वीट शॉप 50 लाख से 1 करोड़, सट्टेबाज 2 से 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर 2 से 5 करोड़, शराब कारोबारी 1 से 3 करोड़, हवाला कारोबारी 5 से 10 करोड़। दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के अपराध जगत में उसके कई साझीदार हैं, जो गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ये भी समझते हैं कि आखिर लॉरेंस के अपराध की दुनिया में कौन कौन शामिल है। इस गैंग में पहला नाम आता है अनमोल बिश्नोई का, फिर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, यूएसए में बैठा लॉरेंस का करीबी हथियारों का सौदागर तरम्मन कालू और विक्रम बराड़। गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई की टीम में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी उसके साथी हैं, वो सभी लॉरेंस बिश्नोई की ही तरह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ना किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, ना किसी तरह की कोई माशूका है, ना किसी ने शादी की है। बाकी गैंगस्टर अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लें दाऊद इब्राहिम की और उसके साथियों की तरह शराब का सेवन, बाकी अय्याशियों में पैसे लुटाने का काम लॉरेंस बिश्नोई के टीम का कोई भी सदस्य नहीं करता है। यह इनकी खास बात है। ये बात जग जाहिर है कि खुद लॉरेंस नवरात्रि में 9 दिन का मौन व्रत रखता है। गैंग के सारे सदस्य जय बलकारी के भक्त हैं और मांस मदिरा से कोसों दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। दिल्ली से लेकर जयपुर और हर विधानसभा में बैठकों का दौर जारी। चुनाव के मद्देनजर तकरीबन 50 नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई, लेकिन 2 दिग्गजों को चुनाव के इस दौर में महाराष्ट्र और विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंप दिए जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव तो राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उससे पहले कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गजों को प्रदेश से दूर कर दिया गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को मुंबई और कोंकण रीजन में तो सचिन पायलट को मराठवाड़ा रीजन में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस आलाकमान के लिए महाराष्ट्र चुनाव काफी अहम है, जबकि प्रदेश के उपचुनाव से प्रदेश की सत्ता पर कोई असर नहीं होने वाला है। कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं। वहाँ की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, यहाँ की उपचुनाव को भी देखेंगे और दोनों ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं,
पूरे हिंदुस्तान में भी काम करेंगे, राजस्थान में भी काम करेंगे और सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की माने तो दोनों ही दिग्गज नेता को दी गई जिम्मेदारी से प्रदेश के उपचुनाव पर कांग्रेस के हालात पर कोई असर नहीं होगा। वहीं प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारी की बात करें तो दौसा विधानसभा सीट पर विधायक रफी खान, विधायक डूंगर राम गेदर, द्रौपदी कोहली और महेंद्र गहलोत को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जबकि रमेश खंडेलवाल और पुष्पेंद्र भारद्वाज को संगठन प्रभारी बनाया गया है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर विधायक हाकम अली, विधायक अमित चाचान, विधायक अनिल शर्मा और हेम सिंह शेखावत को चुनाव प्रभारी बनाया गया। संगठन प्रभारी के रूप में यहां नसीम अख्तर और राम सिंह कस्बा को जिम्मा दिया गया है। वहीं सचिन पायलट के गढ़ कहे जाने वाले टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर सांसद उमेदराम बेनीवाल, कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारडा, महिला नेता राखी गौतम और पूर्व अध्यक्ष किशन लाल को चुनाव प्रभारी की भूमिका दी गई है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिले की खबरें।